उम्मीद है कि अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला या उसका एक्सप्रेशन कहाँ से आया है। अलबत्ता इस वीडियो में मैं इसी फार्मूले के बैकग्राउंड को या ये कैसे ड्राइव किया गया है थोड़ा बहुत ज़रा ज़्यादा जाके खंगालने की कोशिश करूँगा। तो मैं दो सिस्टम्स ले रहा हूँ जो कि जिनकी एंट्रोपी चेंज बिल्कुल सेम है। दोनों में से एक जो है वो रिवर्सिबल है और दूसरा इर्रिवर्सिबल है। तो ये मेरी पीवी डायग्राम, मशहूर ज़माना हमारे सबसे काम की चीज़ पीवी डायग्राम आ गई। और इस डायग्राम में आप याद रखिए इर्रिवर्सिबल सिस्टम को हम स्पॉन्टेनियस सिस्टम भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये पी वी और ये सिस्टम की पहली स्टेट और ये सेकंड स्टेट। तो अब ये दोनों के दोनों जो सिस्टम हैं ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स बिल्कुल सेम हैं और एंट्रोपी चेंज दोनों में सेम बिल्कुल सेम आया है। अब आप याद रखिए कि रिवर्सिबल सिस्टम जो था वो एक थ्योरेटिकल चीज़ है और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, क्वासी स्टैटिक होता है। ये सारे के सारे की असम्पशंस हैं रिवर्सिबल सिस्टम के लिए। इसमें आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, ये इक्विवेलेंट होता है, आप उसका बैकवर्ड जाएं या जाएं। बहरहाल ये थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट जो है ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमारा काम देता है। तो अब मैं अपने पिस्टन्स के ज़रिए वही दो पिस्टन्स में ले रहा हूँ। मैं दो पिस्टन्स ले रहा हूँ, इनमें से एक जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस को जाहिर करेगा और दूसरा जो है वो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस को जाहिर करेगा। तो ये पहला वाला जो मेरे पास कंटेनर है ये रिवर्सिबल के लिए है और दूसरा वाला इर्रिवर्सिबल के लिए। तो इसको मैं इर्रिवर्सिबल वाले को मैं इसको स्पॉन्टेनियस भी लिख सकता हूं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसका आपको गिब्स फ्री एनर्जी के हवाले से आगे चलकर बखूबी अंदाजा हो जाएगा। तो अब मैं इस सिस्टम को रिवर्सिबल सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी में या पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जा रहा हूं। ये इसमें पिस्टन, मूवेबल पिस्टन आ गया और इसमें ये गैस भरी हुई है, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे पेबल्स, कंकर पत्थर रखे हुए हैं, छोटे छोटे से मैंने रखे हुए हैं और फिर मैं एक एक करके इनको हटाता हूं। आपको पता है कि इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वो हल्का हल्का सा ऊपर हटता जाएगा और ये क्लोज टू द इक्विलिब्रियम रहते हुए ये जो है इसमें एक्सपेंशन वाक़ होगा और फिर ये जो है ये एक हायर वॉल्यूम या ज़्यादा वॉल्यूम तक पहुंच जाएगा जो कि इसकी लास्ट स्टेट होगी यहाँ पे। तो ये एक क्वासी स्टैटिक स्टेप्स लेता हुआ या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को फॉलो करता हुआ ये सिस्टम जो है हमारे कार्नो साइकिल का पहला फेज भी बनाएगा जो कि एक आइसोथर्म पर होता है। लिहाजा अब मैं भूल गया था बनाना, तो ये मैं एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 है जो कि कांस्टेंट रखे हुए है इस कंटेनर के टेम्परेचर को भी। तो इस आइसोथर्म पर मूव करते दौरान, इस पर हरकत करते दौरान ये जो ग्राफ इसका बनेगा, जो कि जाहिर बात है कि अगर ये एडियाबैटिक होता तो ये हीट जो है ये ना तो एब्जॉर्ब करता ना रिलीज करता, तो इसके जो इंटरनल कंटेंट होते हैं उसमें कमी आ जाती, इसमें तब्दीली आ जाती। तो ये जो है इसकी ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जी हाँ, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये क्यू आर का मतलब है कि ये हीट एब्जॉर्ब बाय द रिवर्सिबल सिस्टम। तो अब क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है सिस्टम जो है इस पर रिजर्वायर पे बैठे हुए हैं और ये हमारा जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फेज ऑफ कार्नो साइकिल है, तो इसका जो पाथ बनेगा आइसोथर्म का वो ये रेक्टेंगुलर पैराबोला की तरह से बनेगा। और आपको पता है कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस केस हमारे पास क्या होता है, ये एरिया अंडर दिस कर्व होता है और हम इसको सबको सम अप कर लेते हैं। ये क्वासी स्टैटिक्स हर एक उसमें क्वासी स्टैटिक स्टेप को हम इन्फिनिटली स्मॉल को हम ऐड कर देते हैं और अगर हम किसी भी वक्त चाहें हम पेबल्स वापस बैक ऐड कर दें तो हम वापस पिछली स्टेट में जा सकते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस भी है। लेकिन जब हम इर्रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब मैं अपनी बात को वजाहत करने के लिए ये मैंने इर्रिवर्सिबल का कंटेनर बनाया, इसमें वही मूवेबल पिस्टन है और इसके ऊपर अब की बारी मैं पेबल्स या कंकर पत्थर नहीं रख रहा बल्कि मैं दो बड़े बड़े ब्लॉक्स रख रहा हूं और एक ब्लॉक हटाते ही ये फ्लक्स में आएगा और मैं बीच का अगरचे पाथ डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन इवेंचुअली आखिरकार ये जब सेटल होगा तो ये अपने सेकंड फेज में या सेकंड स्टेट में आकर रुकेगा। तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में एक तो चीज ये कि ये क्वासी स्टैटिक नहीं होते और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये होती है कि इसमें फ्रिक्शन होती है, चाहे वो अपवर्ड मूव करे चाहे वो डाउनवर्ड मूव करे।
फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट करेगा ये सिस्टम, ये हीट इस की वजह से जनरेट होगी सिस्टम के अंदर, फ्रिक्शन की वजह से या रगड़ की वजह से। तो इस केस में जो हीट ऐड हुई है सिस्टम में वो QR है, जो कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखे हुए, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के सूरत में मैंने कहा कि जो हीट ऐड हो रही है वो QIR, यानी कि हीट एडेड इन एन इरिवर्सिबल सिस्टम, और टेम्परेचर जाहिर बात है T1 है। तो अब सवाल यह है कि जो हीट QR जो इसमें एब्जॉर्ब हुई है वो ज्यादा है या QIR जो है वो ज्यादा है। जाहिर बात है कि देखिए ये जो सिस्टम है ये कुछ अपनी हीट भी पैदा कर रहा है जब भी ये पिस्टन को मूव करा रहा है, इसमें कुछ हीट पैदा नहीं हो रही क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम जो इरिवर्सिबल सिस्टम है इसे अपना टेम्परेचर T1 पे मेंटेन रखने के लिए कम हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगी बनिस्बत रिवर्सिबल सिस्टम के। तो चाहे बेशक ये कोई अजीबोगरीब पाथ लेके फ्लक्स की स्टेट में अपनी सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचा हो लेके और पीवी डायग्राम पे यहां कहीं पर आया हो, लेकिन दोनों इस सूरत में अगर ये दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स बराबर होंगी तो ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा ये कम करेगा, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा बनिस्बत इरिवर्सिबल प्रोसेस की एब्जॉर्ब की गई हीट के मुकाबले में, क्योंकि ये फ्रिक्शन भी आ गई है यहां पे। जी हां, फ्रिक्शन भी तो हीट प्रोड्यूस करेगी, तो ये जो है वो रिजर्वायर से जो एब्जॉर्ब की गई हीट है वो कम इसको चाहिए होगी। तो इस सूरत में चेंज ऑफ एंट्रोपी इस पूरे के पूरे सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस की और इरिवर्सिबल प्रोसेस की दोनों की बराबर होगी बाय डेफिनेशन या इन प्रिंसिपल। इन दोनों की जो एंट्रोपी है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एक स्टेट वेरिएबल की, और स्टेट वेरिएबल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप एक से दूसरी जगह पर किस तरह से पहुंचे, ये डिपेंड करता है उसकी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू पर। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे के पूरे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की वजह से नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो कितना होगा। तो चलिए पहले मैं रिवर्सिबल प्रोसेस पे बात करता हूं। तो एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल के लिए हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये SR यानी इस प्रोसेस, और यहां पर इसके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है या माहौल है उसको मैं E से डिनोट कर देता हूं। तो ये जो है ये एनवायरनमेंट यानी कि जिसमें कि इसका इर्द गिर्द का T भी शामिल है और रिजर्वायर भी शामिल है और सब चीजें शामिल हैं। तो रिवर्सिबल की जो हीट चेंज है आपको पता है कि ये होती है QR/T1। ये हम बाय द डेफिनेशन हमने आपको याद होगा हमने बहुत दफा ये डेफिनेशन पढ़ी है एंट्रोपी की। डेल्टा SE जो है वो क्या होगा, जाहिर बात है कि ये जो इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है ये हीट इसको दे रहा है, तो लिहाजा ये -QR बाय टेम्परेचर वही का वही, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ T1, यानी ये 0 होगी। यानी अगर मैं किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा हूं तो उसमें यूनिवर्स की जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो 0 होगा, यानी कि इर्द गिर्द की जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी में कोई तब्दीली नहीं आएगी अगर मैं किसी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, चाहे मैं इस डायरेक्शन में जाऊं चाहे मैं उस डायरेक्शन में जाऊं। तो एंट्रोपी जो है वो जाहिर बात है कि अगर एक सूरत में बढ़ेगी तो इसके इर्द गिर्द की चीजों की भी एंट्रोपी जो है वो तब्दील, अगर एक की घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी, दूसरे की घटेगी तो पहले की बढ़ जाएगी। यानी कि ये जो भी सिस्टम होगा ये क्योंकि रिवर्सिबल होगा लिहाजा ओवरऑल एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का इस सिस्टम की वजह से 0 होगा। अब अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ आऊं जिसको मैंने स्पॉन्टेनियस भी कहा है, तो उसके लिए मेरे पास इरिवर्सिबल के लिए मेरे पास क्या होगी एंट्रोपी चेंज, ये होगी डेल्टा SIR माइनस, अब यहां पर ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये है QIR, Q sub IR डिवाइडेड बाय T1। तो अब सवाल यह कि ये 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में एक बात ये याद रखिए कि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें कुछ एक्स्ट्रा हीट भी जनरेट हो रही है, यानी कि ये जो टर्म है QR/T1 ये तो डेल्टा IR ये दोनों की दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन कुछ न कुछ हीट जो है ये इस
की साथ साथ ऐड भी हो रही है इस रिजर्वायर से। इसको नतीजा क्या है कि इसको रिजर्वायर से कम हीट चाहिए। ये हमने ये लिखा था ना, QR इज ग्रेटर देन QIR, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो QIR है ये इसको कम चाहिए होगी, क्योंकि ये अपनी हीट खुद प्रोड्यूस भी कर रहा है। लिहाजा ये जो पूरी की पूरी जो टर्म है ये इसके मुकाबले में छोटी हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर टेम्परेचर कांस्टेंट है। न्यूमरेटर छोटा होने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये छोटा हो जाएगा। लिहाजा मैं ये बात अखज़ कर सकता हूं कि यहां पर इस सूरत में चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इर्रिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नतीजे में। यानी कि कोई भी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो कायनात की एंट्रोपी में इजाफा करेगा। अब थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स पे हम चलते हैं मजीद आगे की तरफ। इर्रिवर्सिबल सिस्टम पर हम अब बात करेंगे, जहां पर आपके पास रिजर्वायर भी है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये किया कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है ग्रेटर देन 0 वाला, इसमें मैंने दोनों तरफ को मैंने T1 से या T से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं T1 लिखूं या T लिखूं बात एक ही है। तो ये T डेल्टा SIR माइनस QIR इज ग्रेटर देन 0 हो गया। सही। अब मैं क्या करूं, अब मैं ये करता हूं कि मैं दोनों साइड्स को मैं माइनस से या -1 से मल्टीप्लाई करता हूं या नेगेटिव कर देता हूं, या यूं कहें कि पलट देता हूं। तो पलटने के नतीजे में क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा QIR माइनस T डेल्टा SIR इज लेस देन 0। जी हां, पलटने के नतीजे में जो ग्रेटर था वो लेस देन होगा, और ये इक्विवेलेंट है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। और अब आपको ये चीज गिब्स फ्री एनर्जी का जो फार्मूला है उससे कुछ मिलती जुलती नजर आना शुरू हो गई। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और आपको याद होगा हमने अगर कहा था कि ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 हो तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। सॉरी मैं गलत लिखा। तो ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे से, और ये हम पिछली 2-3 वीडियोस में इस पर हम बात करते हैं। तो डेल्टा H आपको याद होगा होता है QIR। इस सूरत में हम इर्रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी इस केस में। तो आपको अब आपको उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैंने इसको कहा क्यों, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस को मैंने स्पॉन्टेनियस क्यों कहा, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से ये रिलेट कर रहा है गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें कि मैंने डेल्टा H माइनस T डेल्टा S की टर्म्स जो थी वो इस्तेमाल की थी। और ये उम्मीद है कि आपको कुछ किसी हद तक दिलचस्प लगा होगा। और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी इसका ताल्लुक हम जोड़ सकते हैं कि अगर कोई, हम ये बता सकते हैं कि जब कोई ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी ओबे करता है। अगर ये कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये एक साइड लाइन नोट के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं कि इस तरह से भी अगर ये प्रोसेस भी होगा तब भी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बहरहाल मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ज़्यादा बात कर चुका हूँ उससे पहले। तो अब मेरा ख्याल है कि अब मैंने गिब्स फ्री एनर्जी का जो एक बैकग्राउंड था और किस तरह से रिलेट करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ, इसको मैंने खासी हद तक वाज़े कर दिया होगा। और आगे चलकर हम इस पे मज़ीद कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स